देखिएगा आज का टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर। एक्सरसाइज 2। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ वर्क। और वर्क इकलौता ऐसा डिफिनीशन है जहाँ पे आपको डिफिनीशन याद करके भी लगेगा कि डिफिनीशन आपने प्रॉपर याद नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जब वर्क का डिफिनीशन पढ़ते हैं तो क्या लिखा जाता है, व्हेन अ पुश और अ पुल एक्ट ऑन अ बॉडी। इट मीन्स अ पुश और अ पुल को क्या करते हैं, फोर्स। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, फोर्स किसे कहा जाता है, अ पुश और अ पुल एक्ट ऑन अ बॉडी। तो क्या हो सकता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, इफ बॉडी डिस्प्लेस्ड in the direction of force। लेकिन मैं आपको एक और बात इसमें कह देता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों चलेगा। ये भी एक केस बनता है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हेन अ पुश और अ पुल एक्ट ऑन अ बॉडी, इफ अ बॉडी डिस्प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका एक्स्ट्रा केस में मैंने बता दिया क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन इट इज सेड देन इट इज कॉल्ड वर्क सेट टू बी डन। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन अ पुश और अ पुल एक्ट ऑन अ बॉडी, इसके जगह मैं क्या करता हूँ चेंज करके फोर्स। सो व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, इफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन इट इज कॉल्ड वर्क सेट टू बी डन। क्या कहा जा रहा है, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद बॉडी आपका क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में चेंज हो गया। ए से कहाँ चला गया, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट की ओर चला गया, इतना डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड वर्क सेट टू बी डन। इसे कहेंगे वर्क डन है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अभी तक जितने भी डिफिनीशन पढ़े थे वहाँ पे क्या था, इट इज़ कॉल्ड फोर्स, इट इज़ कॉल्ड पावर, इट इज़ कॉल्ड एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्क सेट टू बी डन, मतलब इसे कहा जाएगा काम हुआ है। इसे क्या कहा जाएगा, काम हुआ है। तो काम का मेन डिफिनीशन क्या हुआ कि आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है वो है आपका वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क का सिंबल होता है W, फोर्स का F, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं क्या, F, हाँ एस। ठीक है, एफ एस। अब बात सुनिएगा, वर्क क्या है आपका, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, कोई बता सकता है, जिसके पास एक परफेक्ट डायरेक्शन हो। जैसे आप अभी घर से निकले हो तो सभी को ये बात पता है कि आप ट्यूशन आ रहे हो, उनके पर्टिकुलर डायरेक्शन पता है कि कहाँ से निकले कहाँ पहुँच रहा है, ये पता है उनको। समझा पा रहे हैं, सभी को पता है कि सभी घर से आए हैं या कहीं अपनी जगह से आ रहे हैं और उनको पता है कि वो कहाँ पहुँच रहे हैं, उनको डायरेक्शन कहाँ जाना है, उन्हें ये बात पता है। तो परफेक्ट डायरेक्शन है सभी के पास, हाँ या ना, वेरी गुड। तो ये कहलाएगा क्या, आपका वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास डायरेक्शन है और आपके पास देखो सभी चीज़ों के पास डायरेक्शन होता है, आपको एक परफेक्ट डायरेक्शन चाहिए होता है। तो जिसके पास परफेक्ट डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वान्टिटी। अब जब वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स वर्क के ऊपर आप एरो लगा सकते हो। ये थोड़ा सीनियर टाइप पे हो जाएगा लेकिन तब भी देख लीजिए। फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, वर्क क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो वर्क इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, एफ इंटू एस, आया ना। ये आप लोगों के लिए फॉर्मूला है, लेकिन जैसे आप बड़े क्लास में जाएंगे, थोड़ा सीनियर क्लास वाले दीदी और भैया कहलाएंगे, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। जनरली इसमें ना क्रॉस नहीं, यहाँ पे डॉट दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया एफ एस कॉस थीटा।
आप कहेंगे सर ये थीटा क्या है? थीटा इज एन, इसको पता ना प्रोनाउंशिएट क्या करते हैं? थीटा, क्लास 9 में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं। थीटा इज एन एंगल, B by W means between, theta is an angle between force and displacement, force and displacement। समझा पा रहे हैं? जैसे देखिएगा इधर, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा सभी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, मैंने इसको किधर धक्का दिया? इधर। मान लीजिए आपके घर में कुछ चीज़ें शिफ्ट हो रही है पूजा के समय में, और नहीं साफ़ सफाई होता है, डब्बे में सारा सामान रखा गया, डब्बा को मूव करना है, तो आपने फोर्स ऐसे दिया, तो डब्बे को मैंने इधर से फोर्स दिया, डब्बा डिस्प्लेस होकर कहाँ पहुँच गया? इस पॉइंट पे पहुँच गया। तो देखिए आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? फोर्स लगा मेरा इस डायरेक्शन में। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ आपका? आप यहाँ थे, यहाँ पहुँच गए, आपका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? इसी डायरेक्शन। बात सुनिए, आपको डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? इस डायरेक्शन में हो गया। तो आप अगर दो पैरेलल लाइन कहते हैं या एक ही लाइन के ऊपर दूसरे लाइन को डाल देते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा 0 डिग्री किसे कहते हैं? आप ऐसे देखिए, आपके पास प्रोटेक्टर तो होता ही है, ये आपको प्रोटेक्टर में ध्यान दीजिएगा, ये 0, ये 90, ये 60, ये 30। आप देख पा रहे हैं एक लाइन से जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ तो एंगल बढ़ रही है। तो ये जो लाइन है 30 डिग्री वाला, अगर ये यहाँ पे तो 90, यहाँ पे 60, यहाँ 30, अगर ये लाइन अगर इस लाइन के ऊपर गिर जाए तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ जाए तो क्या कहलाएगा? 0 डिग्री। या फिर दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। दोनों आपस में क्या हो गए? 0 डिग्री कह सकते हैं, दोनों का एंगल आपस में 0 डिग्री हो गया। तो आप कह सकते हैं सर अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों पैरेलल हो गए, एंगल कितना डिग्री हो गया? डायरेक्शन सेम इसलिए 0 डिग्री हो, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि कॉस थीटा के जब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। हाँ या ना? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं। देखिए ये सब चीज़ें मैं बाद में थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा, मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है इसलिए मैं इसको तो समझा रहा था कि थीटा का भी एप्लीकेशन आप समझ जाएं। अब सेकंड केस इस तरह पढ़ते हैं। सपोज ये आप है, ठीक है, ये आप है, आपने एग्ज़ाम ख़राब दिया है, तो ख़राब जब एग्ज़ाम देते हैं तो पनिशमेंट मिलता ही है। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा? लो ये सारे सामान और घर से बाहर निकल जाओ। तो आपने अपना सारा सामान अपने सर के ऊपर उठाया है, आपने अपना सारा सामान क्या किया है? सर के ऊपर उठाया है और निकल दिए। मम्मी ने कहा आप भी निकल गए। अपने अंदर भी तो ईगो वाली चीज़ होती है ना। मम्मी ने कहा ईगो में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे, समझिएगा थोड़ा। आप कहेंगे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ तो नहीं आ रहा। बात सुनिए, मैंने ऐसे डायरेक्शन में कहा, मैं उसको इधर लेके जा रहा हूँ। अब बताओ मेरा फोर्स डायरेक्शन किधर लग रहा है और मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? कहेंगे सर पहले ए थे अब बी में पहुँच गए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लग रहा है? आप जो सर के ऊपर रख रहे हो, ग्रेविटी कहाँ खींचेगी? ग्रेविटी कहाँ खींच रही है उसको? नीचे। तो ग्रेविटी कहाँ खींच रही है? नीचे। अब बताइए, आप सभी को पता है कि एल वाला एंगल हमेशा कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री हो गया? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने समझा दिया। अब इसका एप्लीकेशन कैसे हो थोड़ी देर बाद समझाते हैं, समझा पाए? ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्हाट इज वर्क? When a push or a pull act on a body will displace in direction of force, that it is called work said to be done. Work का फॉर्मूला force into displacement, ठीक है।
देखिए अब बात आती है किसकी, यूनिट की बात आती है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, SI में इसकी वैल्यू होती है जूल, याद रखिएगा। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सुनिएगा। कभी भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ जाता है क्या, राइट डाउन द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। अगर वो एनर्जी है, एनर्जी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप सीधी सी बात हो वहाँ पे यूनिट में जूल लिखते हो, बात ख़त्म। जितने भी आपकी एनर्जी है सबका यूनिट क्या होता है, जूल। इट मीन्स वर्क इज़ अ एनर्जी। देखिए इसकी यूनिट अगर जूल है तो वर्क भी एक टाइप का क्या हो गया, आपका एनर्जी हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया, वो मिटा दे रहा है। किन चीज़ों पे वर्क डिपेंड करता है, अब बात सुनिए, अगर वर्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये उसके फॉर्मूला से पता चल जाएगा। क्या था, वर्क बराबर Fs। इट मीन्स पहला डिपेंड करता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। आप अगर 4 किलोग्राम को उठाते हैं और आप अगर 10 किलोग्राम को उठाते हैं, देखिए दोनों ही किलोग्राम में है, तो ये यूनिट हो गई। मैग्नीट्यूड किसका बड़ा था, 4 या 10, एक 4 किलोग्राम था, एक 10 किलोग्राम था, तो दोनों ही तो किलोग्राम में है। मैग्नीट्यूड मैंने कहा नंबर होता है, तो 4 और 10 किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, 10 का, 10 की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यानी उस पर फोर्स का भी क्या होगा, वैल्यू ज़्यादा होगा, उसको उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो बात वही होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एक इसका मतलब हुआ एक डब्बे पे आपने हल्का सा फोर्स लगाया और एक डब्बे पे आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, तो वह किस पे ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा फोर्स हो रहा है। समझा पा रहे हैं आप, जिस पे ज़्यादा फोर्स लगाओगे वर्क उस पर ज़्यादा फील होता है। सेकेंड किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके मेरा क्या होता है, वर्क होता है। देखिए अब टॉपिक पढ़ने वाले नो वर्क फोर्स का। अब नो वर्क फोर्स का जो पहला केस आता है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, इट मीन्स आप गए ताजमहल, कुतुब मीनार, विक्टोरिया, कहीं पर भी अच्छा मॉन्यूमेंट के पास आप चले गए, या फिर अपने घर के दीवार के पास चले गए और जाके आप उसमें फोर्स लगा रहे हो किसी भी दीवार के ऊपर, खूब सारा फोर्स लगाया, 10 घंटे लगाए, 20 घंटे लगाए, बहुत सारा फोर्स लगाया और ये मॉन्यूमेंट बहुत स्ट्रांग था, तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, शुरू जहाँ था अंत भी वहीं पे हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, F इंटू एस। फोर्स बहुत सारा लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो वर्क डन क्या हो गया, तो नो वर्क डन कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं हो रहा है। दूसरा केस सुनिएगा थोड़ा, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट घूम के उसी जगह पे आ जा रही है, ये भी इसी के बारे में है, पहले ओवरऑल के बारे में, आप कहीं पे फोर्स लगा रहे हो, घूम फिर के उसी जगह पे आप आ जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल क्या हो जा रहा है आपका, ज़ीरो, तो वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। क्लियर है, चलिए डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब बात करते हैं किसके बारे में, आपने फोर्स ही नहीं लगाया, आपने फोर्स ही नहीं लगाया, वर्क कहलाएगा। एग्जाम्पल, सामने स्विच रखा हुआ, स्विच है, लाइट जल रही है, तुम्हें लाइट बंद करना है, अब तुम क्या कर रहे हो, खाली बैठे हो, बंद हो जाएगा, तो आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो भी सकता, नहीं भी, तो क्या, जीरो, आपने फोर्स ही नहीं लगाया। सेकंड कंडीशन क्या, मान लीजिए आपका ऑटोमेटिक रूम है, एलेक्सा स्विच ऑफ द फैन, बंद, फोर्स लगाया आपने, वर्क डन था ज़ीरो, तो वर्क डन ज़ीरो। ठीक है, और इसमें सबसे बेहतरीन कह सकते हैं एग्जाम्पल इसके बाद आने वाला है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो होता है आपका एंगल का। किसके कॉन्सेप्ट के होगा, थीटा वाले एंगल का। देखिएगा, कंडीशन क्या आता है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको क्या पढ़ाया गया था, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है,
जीरो होता है कि नहीं, हाँ या ना। अब देखो इसको फील लेने के लिए, समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। ये भी एग्जांपल दिया होगा बहुत बार आप लोगों को। ट्रेन से मान लीजिएगा एक आदमी है जो साइंस पढ़ा हुआ है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरता है और वहाँ पे एक मेरे जैसा कुली मिलता है, कुली भोला भाला सीधा साधा कुली मिलता है। अब सामान उतारता है, बहुत ज़्यादा सामान रहता है। अब कहा जाता है कि उसको इस पॉइंट से लेके एक एंड पॉइंट जहाँ पे है, प्लेटफॉर्म के एंड पॉइंट जहाँ पे उसकी कार लगी वहाँ तक जाना है। बहुत सारा सामान है, बहुत ज़्यादा भारी सामान है। वो एंटीक सामान लेके आता है या फिर कुछ सामान लेके आता है। तो उसने एक आदमी को पकड़ा, किसी को, बोला कि देखो मुझे इस जगह से इस जगह तक जाना है, आप मेरा टोटल काम कर दो, मैं आपको 10,000 रुपये दूँगा। उस आदमी ने सोचा कि जनरली यहाँ पे तो 500 रुपया होता है, जब बहुत ज़्यादा हुआ तो 500 रुपये मिलेगा, ऐसे 100 रुपये होता है, ये 10,000 दे रहा है। वो झांसे में आ गया, मेरी तरह व्यक्ति झांसे में आ गया। 100 रुपये जहाँ पे 10,000 का सामान पहुँचाना था आराम से। अब उसने ऐसे करते करते सारे सामान पहुँचाया, लेकिन वहाँ पे उसने कंडीशन कहा था कि मैं तो साइंस का प्रोफेसर हूँ, मुझे साइंस बड़ा पसंद है, तो मैं तुम्हें साइंस के हिसाब से पैसे दूँगा, ठीक है। बोला ठीक है, तुम यहाँ से यहाँ तक जाने तक मैं सामान लेके जाओ, अगर तुमने वर्क किया तो तुम्हें 10,000 रुपये मिलेगा। अब अंत में मैंने सारे सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिए। सारे सामान को सर क्या करेंगे अब बताओ, कुली लोग कैसे लेके जाते हैं सामान, सर के ऊपर लेके जाता है कि नहीं। ये लेके ऐसे गया, ग्रेविटी नीचे खींच रही थी, एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। जैसे मैंने सवाल जो वहाँ तक पहुँचाया सामान, तो उसने कहा कि मैंने कहा मेरे पैसे दो। तो उसने कहा देखो, मुझे कॉपी पे लिख के दिखाया, एफ एस cos थीटा होता है ना। बोले हाँ मैंने तो पढ़ा। तो उसने कहा कि एंगल कितना डिग्री है, मैंने कहा 90 डिग्री। तो बोला cos 90, एफ एस cos 90 वैल्यू 0, तो गुना करने पे वैल्यू क्या हो गई 0, वह क्या हो गया 0, तो आपको पैसे मिलेंगे। तो मुझे एक पैसा नहीं दिया। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना। तो आपका जो कंडीशन यहाँ पे हो गया, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री द वर्क इज 0, समझा पाए। तो ये था नो वर्क डन कंडीशन, समझा पाए, हाँ या ना। चलिए स्पेशल केसेस क्या है सुनिएगा थोड़ा, हम लोग पढ़ेंगे। आप क्या स्पेशल केसेस, और ये सब एग्जाम में आने के चांसेस है सर। पहला ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो वर्क डन करता है या नहीं। अब इससे रिलेटेड सवाल क्या देगा, सन है हमारा, अर्थ चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। तो सभी को पता है क्या अर्थ, आज तक अर्थ ने काम किया है। तो आप कहेंगे सर अर्थ जहाँ से घूम, इलिप्टिकल पाथ है, अर्थ यहाँ से घूम के वापस इस जगह पे आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वर्क डन क्या हो गया 0, क्योंकि सर्कुलर में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि जनवरी मान लेते हैं यहाँ पे था, ठीक है, मान लेते हैं अप्रैल में इधर है, ठीक है। मुझे बताओ जनवरी से अप्रैल के बीच में क्या काम हुआ है, डिस्प्लेसमेंट था 0। देखिए यही बताना है आपको कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसका वर्क डन क्या होगा। आप कहेंगे सर ये कैसे, मुझे बताइए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इस तरह से होता है कि आप एक पत्थर लो, उसके ऊपर रस्सी बांधो, हाथ में पकड़ो, ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो कैसा दिख रहा होगा, जस्ट ऐसा दिख रहा होगा, हाथ सेंटर में लगा हुआ है और पत्थर यहाँ पे है, यहाँ पे घूम रहा है, तो पत्थर तो टोटल घूम रहा है। और मैंने आपको पिछला चैप्टर में क्या पढ़ाया था, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींचता है। आप किसी भी पॉइंट पर अगर हाथ छोड़ देते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर हाथ छोड़ देते हैं तो क्या होगा, इस जगह पे छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट सीधा बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। आप अगर इस पॉइंट पे भी छोड़ देते हैं, किधर भागेगा, इधर, एंगल कितना बनेगा। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो हर पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, और एंगल कभी भी 90 बनता है तो वर्क डन क्या हो जाता है 0। तो सर आपका कहा जाएगा फैन घूम रहा है तो कोई वर्क कर रहा है नहीं, तो वर्क नहीं। आपको पता होगा पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क बाई टाइम। ज़्यादा वर्क, जितना वर्क किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो पावर, पावर का यूनिट होता है इलेक्ट्रिक बिल आता है। तो अगली बार से इलेक्ट्रिक बिल देना नहीं है, क्यों, सर्कुलर पाथ वर्क डन ही नहीं है, वर्क 0, वर्क 0 तो पावर 0, तो यूनिट भी 0, काय का पैसा। धन्यवाद, समझा पाए। तो सर्कुलर पाथ बता दिया गया। तो स्पेशल केस का पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, इन सर्कुलर पाथ इफ अ बॉडी moves in a circular path, work done is always 0। क्लियर है। इसके अलावा
और भी कॉन्सेप्ट आता है वर्क डन का। वर्क दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब वर्क हुआ है, नेगेटिव मतलब वर्क नेगेटिव में हुआ है। बात सुनिएगा, अगर आप वर्क कर रहे हैं, आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्क है। ये क्या हो गया आपका, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट। बात सुनिए, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल, आप लोग तो अच्छा खासा फ़ोन चलाते होगे, हाँ हाँ, बात सुनिएगा, आपकी मम्मी आपको छत पे लेके गई फ़ोन के साथ, हाँ, उसके बाद यहाँ से आपका फ़ोन ली और सीधा ऐसा करके छोड़ दी, तो देखिए आपका फ़ोन ग्रेविटी खींचेगा, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। फ़ोन का भी डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, नीचे, एक ही साथ जा रहा है, पॉजिटिव वर्क। क्या हो गया, बॉल भी तो हो सकता था। हाँ, बॉल भी तो हो, नहीं ऐसे एग्जाम्पल दिए जो याद रहते हैं ना, भूल नहीं पाएंगे आप, सपने में भी आएगा ये। अच्छा अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल, बात सुनिएगा, नेगेटिव वर्क। माइनस वी का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वर्क क्या है, आप जिधर फोर्स दोगे उसके अगेंस्ट भागेगा, आप जिधर फोर्स दोगे आपके अगेंस्ट भागेगा। एग्जाम्पल, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग में आपने क्या किया, एक बॉल रखा इसके ऊपर, ऐसे दबा के पकड़ के छोड़ दिया, तो जैसे आपने दबाया तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे हो गया था ना। जैसे आपने फोर्स छोड़ा, आपने फोर्स किस डायरेक्शन में दिया था, छोड़ा, तो क्या हुआ, कहाँ भाग गया, ऊपर। तो बात सुनो, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट, ये कैसा वर्क हुआ, नेगेटिव। अगर मैग्नेट रहा और नॉट पोल को एक साथ करे तो वो भी तो ये और रिपल्शन हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं, नेगेटिव हुआ था ना। नहीं एक और, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुएं से पानी कहीं भरा है, आप तो शहर में रहने वाले बच्चे हो, शौक होता है कुएं से पानी भरने का, तो देखिए होता क्या है ना, बाल्टी में भर के जब पानी खींच रहे होते हो, तो बाल्टी मान लीजिए यहाँ पे, आप इसे ऊपर की ओर खींच रहे हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर ही आ रहा है ना, आप बाल्टी खींच रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर आ रहा है, लेकिन ग्रेविटी कहाँ लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नेगेटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क मतलब काम हुआ, नेगेटिव वर्क और मतलब काम पीछे चला गया। आपने पढ़ा होगा -5 बड़ा होता है कि +2, तब कहते हैं +2 बड़ा है। ठीक है, तो फोर्स तो इस तरफ लगा है, ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे। क्लियर है यहाँ तक, तो नेगेटिव वर्क है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जैसा कि लास्ट एग्जांपल आपको दिया गया था, वैसे ही इसमें सवाल करेंगे। सपोज छत पर से या बिल्डिंग के ऊपर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे, ऊपर से जैसे छोड़ देते हो, आप क्या करते हो, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ देते हो, फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल मतलब और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी के अलावा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपका फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब ऊपर से नीचे की ओर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रही होती है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कहेंगे वर्क का फॉर्मूला तो सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ या ना। या आप इसको FS cos थीटा कहते हैं। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको मैं बता दूँ, जहाँ पे एंगल कितना होगा, 0, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, 0 डिग्री। ये कि मैं लिख देता हूँ डाउनवर्ड, क्या होगा, बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड, फॉल्स डाउनवर्ड। ये पहला केस है, सुनिएगा, ऑब्जेक्ट के जब नीचे की ओर गिर रहा है, तो थीटा का एंगल 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है, 1। इट मीन्स क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया आपका, FS। लेकिन मुझे इसके किस फॉर्म में दिखाना है, ग्रेविटी के फॉर्म में दिखाना है। किस फॉर्म में दिखाना है, ग्रेविटी। तो आप जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से कहाँ गिरा रहे हैं, नीचे की ओर गिरा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसे गिर रहा होगा, ऐसे गिर रहा होगा। तो ये क्या कहलाता है हम लोगों का, हाइट कहलाता है ना। तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, हाइट, हाँ या ना। फोर्स को क्या लिखेंगे, इस फोर्स को कौन खींच रहा होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। वेट, ये ऑब्जेक्ट क्यों नीचे गिर रहा है, वेट के कारण गिर रहा है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। अब मैं ये पुटअप कर दूं तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, mgh। तो कभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल दे दे जहाँ हाइट, वेट और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, तो आप इस पर डाल के निकाल सकते हैं वैल्यू।
और ये वर्क क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ये वर्क क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। लेकिन आप सोचिए बॉडी रेज अपवर्ड, बॉडी रेज अपवर्ड, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से कहाँ खींच रहे हैं, ऊपर की ओर, तो फोर्स वही mg, यानी वेट को ही खींच रहे हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की ओर खींच रहे होते हैं तो किसे खींच रहे होते हैं, उसके वेट को खींच रहे होते हैं। तो वेट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। डिस्प्लेसमेंट ज़मीन से यहाँ पे था, आपने 5 मीटर ऊपर उठा लिया, 10 मीटर ऊपर उठा लिया, यही ना होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट h आया, फोर्स होगा -mg, फोर्स क्या हो गया, -mg। फोर्स नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे जा रही थी, तुम कहाँ लेके जा रहे हो इसको, ऊपर। बात सुनो, ग्रेविटी कहाँ लेके जा रही थी इसे, तुम कहाँ खींच रहे हो इसको, एंगल कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हुआ। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। वो सब कॉन्सेप्ट नहीं जानना है आपको, जैसे ये मान के चलो ग्रेविटी नीचे खींच रहे, आप ऊपर खींच रहे हो, तो फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव। तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, -mg और h। समझा पाए, ये क्या हुआ, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें एक और केस आता है कि सर अगर मैं स्टेयर्स ले लूँ, तो ये सवाल है कि एक पॉटर सामान को सर पे रख के सीढ़ियों के साथ चल रहा है, ठीक है, या फिर स्लोप पे चल रहा है ऐसे करके, तो बताओ उसमें वर्क कितना होगा। अब मान लीजिए सीढ़ियों में अगर एक सीढ़ी कितना 20 सेंटीमीटर ऊंची है, 20 सेंटीमीटर ऊंची है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर, आप पाँव रख के चढ़ते हो कि नहीं, ये 20, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है, हाँ या ना। तो आपको तो फॉर्मूला mgh के लगाना है, तो आप एक्चुअल बताओ आप कितने हाइट पर चढ़े हो, मुझे यहाँ तक जाना है, तो ज़मीन से 20 सेंटीमीटर, 20, 40, 60, 80, 100, यानी मैं ज़मीन से कितना सेंटीमीटर ऊपर हूँ, 100। कैसे निकाला आपने हाइट ऑफ 1 स्टेयर, क्या निकाला आपने, इनटू नंबर ऑफ स्टेयर्स, हाँ या ना, क्लियर है। तो आपका क्या हुआ, टोटल हाइट, नंबर ऑफ स्टेयर और h स्टेयर है, ये क्या आपका स्टेयर का एक हाइट, ये क्या हो गया आपका टोटल हाइट। तब उस समय यही लगाइएगा आपका सवाल में कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 80 सीढ़ियाँ चढ़ के गया है, 90 सीढ़ियाँ चढ़ के गया है, 30 सीढ़ियाँ चढ़ के गया है, तो एक स्टेयर का आपको विड्थ पता होगा या हाइट पता रहेगी, उससे आप टोटल हाइट निकाल लीजिएगा। अब इस हाइट को यहाँ पे डाल दीजिएगा। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, या फिर आपको कहा जाए कैलकुलेशन में लिख दिया जाता है कि कंसीडर जी एज अ 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप उससे गुना कर दिए, आपको उसका मास पता रहेगा तो गुना कीजिएगा, आपको वर्क निकल जाएगा। या फिर आपको वर्क पता रहेगा, जी पता रहेगा, एच पता रहेगा, आपको मास निकालने के लिए कहा जाए कितना मास उसने ऊपर की ओर लेके गया था। समझा पाए, हाँ या ना, ठीक है। तो वैसे ही आपको अगर कोई स्लोप पे चढ़ रहा होगा, स्लोप के ऊपर कोई आदमी लेके चल रहा है, तो आपको ये हाइट पता होनी चाहिए। तो आपका पहला काम वहाँ पे क्या होगा, आपको थीटा कह देगा कि कोई आपको क्या दे दिया होगा, स्लोप दे देगा 30 डिग्री पे, ठीक है। आपको कह देगा आपका जो आपका हाइपोटेनस या बेस की वैल्यू बता दी जाएगी कि वो हॉरिजन से 15 मीटर चला है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके आप हाइट निकाल पाएंगे, tan थीटा का हाइट निकल गया। आपको क्या पता रहेगा, आपका देखो मास पता है कितना सामान सर के ऊपर है, ग्रेविटी की वैल्यू पता है, आपने हाइट निकाल लिया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, आपका वैल्यू निकल आया, उसने कितना वर्क किया था। और ये इंपॉर्टेंट है, समझा पाए, फिर समझा रहे हैं। स्टेयर वाला तो समझ आ गया। मान लीजिए कोई स्लोप पे चढ़ रहा है, जैसे कह दिया गया एक पॉटर या कुछ भी होता है, कूली है, 30 किलो का सामान सर पे लेके एक स्लोप पे चल रहा है। आप अगर हॉरिजन पे चलते तो क्या होगा, आपका फोर्स इधर लगा, फोर्स नीचे लगा, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ 90 डिग्री। लेकिन दिक्कत वाली बात तब आती है जब स्लोप पे आप चल रहे हो। आप जब स्लोप पे चल रहे हो तो ग्रेविटी कहाँ खींच रहा होगा, नीचे। आप चल रहे हो ऐसे, उस समय क्या होगा, तो उस समय कहा गया
आपको कह देगा हॉरिजन में वो 15 मीटर चला है, एंगल 30 डिग्री है, आपको हाइट निकालना है। अगर आपने क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री किया होगा तो आप हाइट निकाल लीजिएगा। हाइट जैसे निकल जाएगा हाइट पुटअप कर देंगे, जी की वैल्यू फिक्स होती है, डाल देंगे, एम दे देगा 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, जो भी आपको देगा मास, वो दे के गुना कर देंगे, मैं वर्क निकल जाएगा। समझा पाए? ठीक है, ये हो गया आपका वर्क डन बाय द फोर्स। नेक्स्ट यूनिट ऑफ वर्क। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते समय थोड़ा समझाए थे, वर्क का यूनिट क्या हो गया आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर का क्या होता है? आपने 1 न्यूटन फोर्स किसी को दिया, वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर जाके डिस्प्लेस होकर रुक गया, तो उस समय जो वहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हुआ, वर्क का वैल्यू क्या कहा जाएगा? 1 जूल। इसी को क्या कहते हैं? 1 जूल कहते हैं। इसी को कहते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। समझा पाए? हाँ या ना? ये वो ऐसा यूनिट, ये क्या हो गया इसका? ऐसा यूनिट। अगर मैं इसका सीजीएस यूनिट के बारे में बात करूं, अब बात सुनिए, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा? फोर्स क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है क्या? 1 डाइन। फोर्स क्या होता है आपका? 1 डाइन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 डाइन सेंटीमीटर। और आपको जान के अच्छा लगेगा, इसी को कहा जाता है 1 अर्ग, याद रखिएगा। तो यहाँ से आप 1 अर्ग का डिफिनीशन क्या कह सकते हैं? आप अगर किसी ऑब्जेक्ट में 1 डाइन का फोर्स दे और ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दूर जाके गिरे या डिस्प्लेस हो जाए, तो उससे क्या कहते हैं? 1 अर्ग। और आपके एग्जाम में आता है क्या? 1 नंबर का आएगा, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल। तो देखिए 1 जूल को क्या लिखेंगे? 1 जूल को 1 न्यूटन और इंटू 1 मीटर लिखते हैं कि नहीं? हाँ या ना? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 टू द पावर 5। और 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स 10 टू द पावर 100। हाँ, 10 टू द पावर 5 और यहाँ पे 100, यानी 10 टू द पावर कितना हो गया? 7 डाइन सेंटीमीटर, 1 जूल। तो 1 जे 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? अर्ग। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका रिलेशन। समझा पाए? हाँ या ना? देख लीजिए, हाँ कैसे निकाला जाता है वैल्यू, समझा पाए? ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे पावर। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं।